ओके, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम बात करते हैं जैकोबियन एंड कैरोलाइन प्रोस के बारे में। इससे पहले हमने जैकोबियन एंड कैरोलाइन ड्रामा के बारे में बात कर चुके हैं, इन साथ साथ हमने एक एक ड्रामाटिस्ट को भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, देखिए हमारे बाज़ लेक्चर ऐसे होंगे जो वाइट बोर्ड पे होंगे, हमारे बाज़ लेक्चर ऐसे होंगे जिसको हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, इसकी वो एक राज है, एक वजह है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए बाज़ चीज़ें ऐसे होते हैं जो डिस्कस करना इंतहाई लाजमी है, वो बोर्ड पे लाना लाजमी है। वो चंद ऐसे पॉइंट होते हैं, इससे हम ऐसा करते हैं कि चंद पॉइंट्स हम निकालते हैं, वो इतने ज़रूरी नहीं है, जो इंतहाई अहम पॉइंट हैं तो हम बोर्ड पे लिखते हैं। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्या होता है, बाज़ टाइम पे हमारे पास ऐसे टेक्स्ट मौजूद होते हैं जिससे हम कोई एक पॉइंट भी नहीं निकाल सकते, तो सारे पॉइंट्स आपसे फिर डिस्कस करना पड़ता है, तो इस वजह से मजबूरन फिर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ रहे, वो अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होगी वो भी हिलाल होगा, और अगर वाइट बोर्ड पे होगा तो वो भी हिलाल होगा। इंशाल्लाह दोनों में आप लोगों का वो उधर थोड़ा आपको लोगों का ज़्यादा फ़ायदा होगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, और इधर जो है आपका भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर को। याद रखिएगा जैकोबियन एंड कैरोलाइन प्रोज, आपसे कोई पूछ सकते हैं कि जैकोबियन प्रोज तो इसका मतलब वो यही प्रोज के बारे में बात करते हैं, या कैरोलाइन प्रोज तो बस यही एक ही प्रोज का नाम है। ठीक है, तो एज ए होल इसको हम कहते हैं जैकोबियन एंड कैरोलाइन प्रोज। याद रखिएगा जैकोबियन एंड कैरोलाइन प्रोज जो एज ए होल स्पिरिट की हम बात करें तो हम 17वीं सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। ये 17वीं सेंचुरी यानी जैकोबियन एंड कैरोलाइन प्रोज में पीरियड जो था वो प्रोज के लिहाज से बहुत ज़्यादा रिच था, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोज लिखी गई। ठीक है, द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर्स ऑफ दिस वेरी पीरियड्स आर, तो इसमें बेकन है, वो फ्रांसिस बेकन का बात है, ब्रूटन है, मिल्टन है, सर थॉमस है, ब्राउनी, जेरेमी है, एंड क्लैरेंडन है। ठीक है, ये हमारे पास मेन प्रोज राइटर है। ठीक है, अगर हम वो जनरली प्रोज की बारे में बात कर ले तो ये 16वीं सेंचुरी में यानी ड्यूरिंग द एलिज़ाबेथन पीरियड ये प्रोज जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से वो इस्तेमाल होता था, और एज हम ये बात कर सकते हैं कि यानी बाज़ राइटर्स ऐसे होते हैं जो 16 और 17वीं सेंचुरी में उसने दोनों, मतलब अगर हम वो फ्रांसिस बेकन का हम बात कर ले तो उसने 17वीं सेंचुरी में भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन की, और सॉरी, तो अगर हम फ्रांसिस बेकन का बात कर ले तो उसने 16वीं सेंचुरी में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की, और साथ साथ 17वीं सेंचुरी में भी। तो प्रोज का जो ओरिजिन है वो बेसिकली 16वीं सेंचुरी से आता है, लेकिन ये 17वीं सेंचुरी में वो ज़्यादा डेवलप हुआ और उसने ज़्यादा वो उसको नुमाया वो हासिल हुई। ठीक है ना, मतलब बहुत आगे चला। तो द इंग्लिश प्रोज हैज़ बीन फॉर्म्ड इन यूज़ एज एन इंस्ट्रूमेंट बाय द एलिज़ाबेथन। याद रखिएगा एलिज़ाबेथन दौर में ये एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे ये इस्तेमाल हुआ, और उसने मुख्तलिफ तरीक़े से वो उसको वो लिखा और साथ साथ इस्तेमाल भी किया। किस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से उसने वो इस्तेमाल किया, याद रखिएगा उसने फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन के लिए भी प्रोज को इस्तेमाल की, जो फिलोसॉफिकल कियास है या कियासराई है, तो इसके लिए भी उसने प्रोज इस्तेमाल की। किसने? 16वीं सेंचुरी मतलब एलिज़ाबेथन ने। इन साथ साथ उसने पर साइंटिफिक नॉलेज भी उसने प्रोज को इस्तेमाल की। तो फिर मैं बताता चलूँ कि प्रोज का जो ओरिजिन है वो बेसिकली 16वीं सेंचुरी से आता है, और इनका जो डेवलपमेंट है वो हमारे पास क्या, वो 17वीं सेंचुरी में उसने उसको हासिल हुई प्रोज को। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, जिस तरह हमारे पास मैं आपको बताता हूँ कि 17वीं सेंचुरी में नावल लिखना शुरू हुई, 18वीं सेंचुरी में वो डेवलप हुआ, 19वीं सेंचुरी में वो फुली डेवलप्ड हुई। ठीक है, तो इस तरह वो 16वीं सेंचुरी में प्रोज लिखना शुरू हुई, जबकि 17वीं सेंचुरी में वो फुली डेवलप हुई, यानी ये बहुत ज़्यादा रिच है। याद रखिएगा ये वाहिद सेंचुरी है 17वीं सेंचुरी के स्कॉलर्स जो ग्रेट स्कॉलर्स है उसने क्या कि उसने लैटिन लैंग्वेज के बजाय इंग्लिश लैंग्वेज में उसने लिखना शुरू की, तो दैट इज़ वाई प्रोज डेवलप्ड। ये पॉइंट आप नोट भी कर सकते हो। और आपको देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम द ग्रेट स्कॉलर्स बिगेन टू राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज रादर देन लैटिन। तो लैटिन लैंग्वेज के बजाय उसने क्या की, उसने जो बड़ा वर्क है उसने वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना शुरू की। और अब मैं आपको इसका राज बताता हूँ कि क्यों उसको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। द ग्रेटेस्ट सिंगल इन्फ्लुएंस विच इनरिच द इंग्लिश प्रोज वाज द अथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल। यह आप जहन में रख याद रखिएगा कि प्रोज इसलिए पूरी डेवलप हुई कि बाइबल को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज को,
बाइबल जो था वो एक्चुअली जो इसका फर्स्ट लैंग्वेज था वो हिब्रू लैंग्वेज में सबसे पहले था, फिर वो लैटिन को ट्रांसलेट हुआ और लैटिन से फिर इंग्लिश को ट्रांसलेट हुआ। 17वीं सेंचुरी में वो जब ट्रांसलेट हुआ तो वो वर्जन जिसको वो ट्रांसलेट हुआ वो अंदाज इसको अतराइज यानी बिल्कुल ठीक वर्जन समझ, मतलब ये है लोगों ने उसको कंसिडर की, उसको समझा कि बिल्कुल ठीक वर्जन है। सो दैट इज़ वाई वी से दैट 17th सेंचुरी वॉज द सेंचुरी वेयर अपीयर द अतराइज वर्जन ऑफ अ बाइबल। ठीक है, एन अथराइज वर्जन मीन बाइबल मीन के बाइबल को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और वही ट्रांसलेशन सब लोगों ने माना और उसको ठीक समझा गया। वॉज द रिजल्ट दैट द एफर्ट्स ऑफ स्कॉलर्स हु यूज पेवर एंग्लो सेक्सन टंग अवॉइडिंग दैट वॉज रफ फॉरन एंड अफेक्टेड। ये भी आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है, आपसे पूछा भी जा सकता है इंटरव्यू में कि उसने जो बाइबल को ट्रांसलेट किया तो उसने कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल की। तो उसने इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया लेकिन एंग्लो सेक्सन टंग को उसने इस्तेमाल की, ओल्ड इंग्लिश को उसने वो ट्रांसलेट की। और उसने स्कॉलर ने ये बात जहन से निकाली कि वो लैंग्वेज जो था एंग्लो सेक्सन वो रफ है, वो फॉरेन, इसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस है और लैंग्वेजेस अफेक्टेड है। अफेक्टेड मीन उसमें और लैंग्वेजेस का भी बहुत ज़्यादा मिलाप है। ये बात बिल्कुल जो है वो जितने भी स्कॉलर है उसने अवॉइड की और उसने किया कि उसने बाइबल को लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट की। ठीक है, so that the supreme example of the early prose was the Bible in a simple, plain and natural style। अब देखिए, अब लोग जब प्रोस के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो 17वीं सेंचुरी का है वो बाइबल का ट्रांसलेशन, वो बहुत ज़्यादा सादा लैंग्वेज में, प्लेन बिल्कुल वसी लैंग्वेज में, इन साथ साथ नेचुरल यानी ऐसा अंदाज़ वो बाइबल का जिस तरह वो बजाते खुद वो बाइबल जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही वो जनरेट किया गया था, मतलब आया था ये किताब इंग्लिश लैंग्वेज में वो जो है नाजिल हुई थी, मतलब इस तरह की वो नेचुरल लग रहा था। ठीक है ना, जो जिस अंदाज से उसने वो ट्रांसलेट की तो वो अंदाज़ बिल्कुल नेचुरल लग रहा था और इस वजह से बहुत सारे लोगों के ऊपर उसका बड़ा असर भी हुई और बहुत सारे लोगों ने उसको रीड आउट करना भी शुरू की बाइबल को, क्योंकि वो एक पेवर सिंपल एंड नेचुरल स्टाइल था। सो दैट इज़ वाई लोग के लिए कोई मुश्किल सामने नहीं आता था और लोगों ने उसको रीड आउट करना शुरू की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एज ए होल मतलब जनरली हमने जैकोबियन इन कैरोलाइन प्रोस के ऊपर बात की जो कि 17वीं सेंचुरी का है। अब जितने भी वो प्रोस राइटर्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं जो वाइट बोर्ड पे डिस्कस करना चाहिए वो हम वाइट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं और जो स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहिए वो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग से करते हैं। ठीक है, तो अगर इससे पहले वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी होगी तो काइंडली आप यूट्यूब चैनल पे विजिट करें, इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल पे, हिस्ट्री क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर बी आर मलिक साहब ने लिखी हैं। इसका पूरा हम वो इसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ते, वो लेक्चर की शक्ल में हम अपलोड करते हैं। तकरीबन 45 लेक्चर अपलोड हुए हैं, आप इसको विजिट कर लें और फिर आए हमारे साथ आगे बढ़ना शुरू करें। ये आपके वो जो है SSN लेक्चरशिप पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंतहाई अहम है, लेकिन इससे बढ़ के इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।